हम शरद यादव जी से जब पहली बार मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था मुझको जानते हैं? जी। पहली लाइन मुझे याद है, शरद यादव जी का जीतना मेरे लिए काल हो गया सर। मैं खुल के आज बताता हूँ। हाँ। आज आप इसको, आज मैं छुपाऊंगा नहीं। जी। मुझको नहीं पता कितने बम और गोली चलाए लोगों ने, कैसे बच गए आप? शतरंज के चाल से, दिमाग से मैं यादव जी चाणक्य थे। आनंद मोहन जी का एग्रेशन न शरद यादव जी को और आसान कर दिया। राजनीतिक जीवन में मैं बहुत नजदीक किसी के हुआ जी। तो मुलायम सिंह और लालू यादव। अंतिम समय जब मौत हुई जी। तो मैं एक आग्रह आपके चैनल से करना, हाथ जोड़ करके। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में पप्पू यादव जी हैं। किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। पप्पू जी, आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मकर संक्रांति की आपको, आपके पूरे परिवार को और बिहार को बहुत बहुत मुबारकबाद। पप्पू जी, शरद यादव जी नहीं रहे, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, आप जैसे राजनीतिज्ञों के अभिभावक, और देश की राजनीति में उनका जो महत्व रहा और जिस तरीके से गरीबों की लड़ाई शरद जी ने लड़ी और मजलूमों की बात की, हक हकूक की बात की और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जिस तरीके से वे लड़ते रहे, सदैव याद किए जाएंगे। लेकिन मुझे याद है, और जहां तक मेरा स्मरण है, शरद यादव जी के साथ आपका बहुत ही आत्मीय संबंध भी रहा। शरद यादव के लिए आप लड़े, शरद यादव से भी लड़े, शरद यादव को जिताया भी, शरद यादव को हराया भी और शरद यादव से हारे भी। ठीक है, तो शरद यादव जी के स्मरण को यदि हम ताजा करें, पप्पू यादव जी की उम्र आज की तारीख में मुझे लगता है 55 से अधिक हो गई होगी। शरद जी से पहली मुलाकात याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे। जी। पहली बार जब वो लोकसभा का चुनाव या दूसरी बार जीत के आए थे जी। फिरोजशाह रोड में वो थे। फिरोजशाह रोड में हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। तब तो आप बहुत कम उम्र हो गया, छात्र जीवन में थे। जी। और आप जानते हैं कि शुरू से ही जो हमारी दिलचस्पी रही, आप हम तो शुरू में ही ग्रीन ब्रिगेड के अध्यक्ष हो गए थे। जी। देवीलाल जी उस वक्त जयप्रकाश भाई ऑल इंडिया के थे। शरद यादव जी उसका जो मेरा रिश्ता था, जो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, जाना। देखिए, एक बात समझिए सर, मैं शरद जी के बारे में एक दो बात आपको कहना चाहूंगा। मैंने उनसे एक दो तीन बात सीखी। हाँ। उसमें एक चीज, दो तीन बात मैंने क्या सीखा जी। उन्होंने कभी भाषाओं की मर्यादाओं को नहीं खोया। भाषा और मर्यादा नहीं खोई। सत्ता, सियासत और किसी, मतलब एक आज जो लोगों के, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई अपनी दुकान नहीं है, तो लोगों को लगता है कि चलो कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिससे हम भी एक दिन दो दिन के लिए सुर्खियों में आ जाएं, अखबार में आ जाएं। शरद यादव जी से अखबार थे, शरद यादव जी से लेखनी थी, शरद यादव से कुर्सी थी। शरद यादव को किसी की पहचान की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका पूरा जीवन देखिएगा तो उन्होंने कभी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि शरद जी अग्रलों के खिलाफ रहे नहीं, और पिछड़ों के साथ नहीं। मैं एक बात बहुत क्लियर, आपने कोई अमर्यादित भाषा अग्रलों के खिलाफ बता दीजिए। भूरा बाल हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ बातें हुई, वो अलग चीज है। वो तो आप कर्पूरी ठाकुर, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, या जगदेव बाबू अब की बारी भादो, अब की बारी भादो में, गोरी कलाई कादो में, ये सब नारा तो पिछड़ा पावे 100 में 60, ये सब नारा तो चलता रहा है, लोहिया जी के जमाने से चलता रहा है। लेकिन आप यदि अगरों की बात करेंगे तो सबसे बड़े पिछड़ों के की आवाज उठाने वाले राष्ट्रकवि दिनकर भी तो थे, विद्यापति कवि भी तो थे। दुनिया में जितने बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े विचारक और संत बने, सबने गरीब और पिछड़ों की बात की है, वकालत की है। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आप उसको जाति, आप क्या इस, यदि क्षुद्र के पक्ष में सबसे ज्यादा कोई खड़ा रहने का वाला काम किया है जो अत्यंत गरीब है, तो उसमें क्या आप ब्राह्मण को, सारे ब्राह्मणों को गाली देंगे?
यदि इस दुनिया में कुछ ऐसे परसेंटेज ब्राह्मण समाज के समाज सेवी हैं या चिंतक हैं जिसने सबसे ज्यादा समाज में पिछड़ों और क्षुद्र के साथ खड़ा हुआ। चलिए हम पिछड़ों और क्षुद्र की बात नहीं करते। शरद यादव ने कभी किसी अगरों पर, कभी किसी हिंदू मुसलमान हो या किसी यादव या राजपूत या पिछड़ा या सांप्रदायिक सद्भाव के लिए तो वे हमेशा अब वही बात मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन उन्होंने पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा भी कभी नहीं किया। चलिए हम उन्होंने उनके बारे में एक बात समझिए, जब वो सदन में या किसी भी मंच पर बोलते थे, हमको याद है मुलाकात कहीं, हमको देवीलाल जी का रैली याद है मधेपुरा की, जब शरद जी के स्पीच को हम सुन रहे थे, हम चुपचाप थे क्योंकि उस वक्त पप्पू यादव एक आंधी था, एक तूफान था, आंधी तूफान तो जो था हम उस वक्त हम पर वारंट इशू कर दिया गया था। वारंट इशू कर दिया गया था। आप तो हम चुपचाप मंच के पीछे थे। कितने राइफल वाले साथ थे? नहीं, कोई राइफल बंदूक तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपने कभी एक फोटो, मेरा एक फोटो आपको मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई एक राइफल बंदूक वाला, कोई मसलमैन, कोई पावरमैन या कोई माला, हमारे गर्दन में माला भी कहीं नहीं होगा। चलिए हम बिटवीन सुन लीजिए ना। और मैं उनके स्पीच को याद करता हूँ, ठीक है, जबकि मधेपुरा में इंदिरा गांधी जी को पत्थर चली। अब दूसरा स्पीच में याद करता हूं जब मुख्यमंत्री लालू यादव जी बने थे हरपुरी ग्राम की, जहां जॉर्ज भी थे, जहां शरद जी भी थे, जहां नीतीश भी होंगे, नीतीश जी भी थे, रामविलास जी भी थे, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल स्पीच का केंद्र बिंदु जॉर्ज साहब का और शरद यादव का, बिल्कुल देश, राष्ट्रीय और समाज के अंतिम व्यक्ति। आप उसकी बात करिए, मजदूरों की बात करिए। तो हम शरद यादव जी से जब पहली बार मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था मुझको जानते हैं? पहली लाइन मुझे याद है, लंबा वक्त है, राजनीति और सामाजिक जीवन में पेशेंस रखना जरूरी है और प्रतिक्रिया मत देना। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, दुश्मन हो या दोस्त किसी का नाम मत लेना। दुश्मन हो या दोस्त किसी का नाम मत लेना। चलिए ये आपको शरद जी ने समझाया। चलिए आपने देवीलाल के साथ भी मुलाकात की बात कही, लेकिन मुझे याद है जब वे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, फिर आए मधेपुरा, 3 प्रदेशों में उन्होंने चुनाव लड़ा और मधेपुरा की स्थिति कुछ विषम थी, राजनीतिक समीकरण भी कुछ ऐसे थे, तो पप्पू यादव शरद यादव के साथ ही बन नहीं, मैं एक बात, मुझे ऐसी तस्वीरें भी इस बीच में एक बार और आपको बताऊं, बहुत तस्वीरें हैं मेरे उनके साथ। मंडल रथ का तस्वीर है जहां हम 1000 से 2000 के बीच मोटरसाइकिल लेके साथ चले थे मंडल और देवरिया टपाने के लिए। लोग कह रहे थे कि मंडल रथ को रोक दिया जाएगा, देवरिया से बाहर नहीं, गोपालगंज के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कंप्लीट कन्फ्रंटेशन की चीजें मुझे याद है, अरुण कुमार साहब उसमें स्पीच है देवरिया। जी, गोरखपुर की चरबराई चल रही थी। तो फिर हमको समझाया बुझाया गया गोपालगंज के बॉर्डर पर शरद जी के द्वारा, ऐसी कोई बातें होगी तो मैं बुला लूंगा, मोटरसाइकिल लेके अब आप लोग बिहार वाले चले जाओ। मतलब पप्पू यादव को शरद यादव समझाया करते थे कि बल प्रयोग या बलशाली बनने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक जीवन में सुचिता की जरूरत है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक बात समझिए, साम दाम दंड भेद, राजनीति में कल छल बल और समय काल पात्र के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। पात्रता का चयन हमेशा होता रहा है। कभी शिव का अलग समय था तो कृष्ण का अलग समय था, राम का अलग समय था और बुद्ध का अलग समय था, फिर मोहम्मद का अलग समय था और जैसिस का अलग समय था। राजनीतिक जीवन में जो सुचित्रता लोहिया या जेपी या आप इसको लाल बहादुर कल छल बल का प्रयोग तो करते ही होंगे। नहीं, मैं एक बात बता दूं, यदि मैं कल छल बल का प्रयोग करता तो मैं इतना बेबाक, हम राजनीति नहीं करते। चलिए हम हमारे भीतर दुष्टता होती, हमारे भीतर चतुराई होती, हमारे भीतर चालाकी होती, हम अभी तक मंत्रिमंडल में चले गए होते, हम कई सरकारों के मंत्री बन गए। वो शरद यादव ने समझाया आपको कि पेशेंस की जरूरत है। हाँ, मैं एक उसी की बात बता रहा हूँ। तो एक नहीं, एक घटना नहीं, देवीलाल, वही घटना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब इलाहाबाद में चुनाव हो रहा था तब भी हम
300 मोटरसाइकिल से यहाँ से गए थे। तब तो पप्पू यादव का काफिला चलता था, कारवां चलता था। अमिताभ बच्चन जी, मुझे तो याद है ना मोकामा में कितनी गोलियां चली। भैया मेरे मोकामा में गोलियां मंडल कमीशन में तो हमारे तरफ से तो नहीं चली ना। नहीं, आपने हमारे लोगों ने भी बचाव के लिए गोलियां चलाई। मैं आपको बता दूं 3000 बस थे जी। और बीपी सिंह गांधी मैदान में इंतजार कर रहे थे कि मेरा हीरो कहाँ है। और एक तरफ से नहीं जी, हम कई तरफ से घिर चुके थे। कितनी गोलियां चली होंगी मोकामा में? सर सुबह 7 बजे गोलियां चलना शुरू हुआ बरौनी के खगड़िया के बॉर्डर से और मोकामा थाना के 6 बजे तक गोली चलती रही। कितने हजार चली होगी? मुझको नहीं पता कितने बम और गोली चलाए लोगों ने। कैसे बच गए आप? सर लोगों की दुआएं और कोई क्रिएटर है उस मैं बचने का कोई। आनंद मूर्ति जी मुझे एक बात कहे थे मेरे, जिसको मैं गॉड मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि अब तुम विचलित हो गए थे, अपनी भाषा में अंगिका में बोला, तुम विचलित हो गए हो, आप विचलित हो गए थे उस बार, आपको क्या लगा कि अब आप नहीं बचेंगे? तो मोकामा और हमने कहा बाबा तो कोई कौन कैसे बचे? बाबा ने कहा कोई धक्का दे दिया था, हम गिर गए और हमारे ऊपर से ग्रेनेड मारा गया। बोला तो हम थे ना तुम्हारे साथ। चलिए तो सर और मोकामा में जब हम आए तो सर गार्ड सब बेहोश हो गया, कोई चला गया। एक गार्ड भूषण मात्र मेरे साथ खड़ा था और राजेश रंजन एसपी हमको छोड़ के चला गया, भाग गया। राजेश रंजन से आप पूछ लीजिएगा, चला गया बहुत आगे, हमको मोकामा थाना में छोड़ दिया। चलिए ठीक है, राजेश रंजन साहब चले गए, लेकिन इसके बाद तो शरद जी से मुलाकात हुई। शरद जी तो हमको मिलने आए। शरद जी मिलने आए सब हमारे एमएलए फ्लाइट में बीपी सिंह को छोड़ सब मिलने आए। सब मिलने आए। शरद जी ने क्या पूछा आपसे? सर जॉर्ज और लोग ने तो दो बार। जॉर्ज तो एक बार जब हमको लाठीचार्ज राजबाला वर्मा का हुआ था तो जॉर्ज रामविलास जी सब तो हमको हॉस्पिटल आए और यहाँ से खुद ले गए। चलिए तो हम मुलायम सिंह तक आए। बिटवीन हम बात करते हैं। मैं शरद जी का जब अब एक बात मैं आपको बता दूं, शरद जी को सामाजिक न्याय का पुरोधा मत सिर्फ कहिए सर, वो मानवतावादी थे। चलिए मानवतावादी थे। वो मैं बात करना चाहता हूँ पप्पू यादव और शरद यादव। उसको खाली इतना कह देना मंडल मसीहा सामाजिक न्याय नहीं सर। मुझे वो तस्वीरें याद आ रही है। रामविलास जी गए, मुलायम सिंह चले गए, शरद जी चले गए। मुझे वो तस्वीरें याद आ रही है कि जब मधेपुरा चुनाव लड़ने आए तो पप्पू यादव जीप ड्राइव कर रहे होते हैं और शरद जी खड़े होकर के लोगों से वोट मांग रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे वो किस्सा भी याद आ रहा है कि तब आपकी पार्टी के कई नेता चाहते थे कि आप शरद यादव के चुनाव प्रचार में न जाएं। मैं बहुत खुल के आज तभी धनबाद में एक घटना घट गई। जी मैं खुल के आज बताता हूँ। हाँ आज आप इसको आज मैं छुपाऊंगा नहीं। जी देखिए सर, मरना तो था पप्पू यादव जब गांधी मैदान के वहां पटना दिल्ली में रैली थी। 2 ट्रेन हमको यहाँ से ले जाना था जी। एक ट्रेन धनबाद से आ रहे थे, मुगल सराय में दोनों रुकना था। पप्पू यादव की हमने ट्रेन छोड़ दी, 2 ट्रेन भेज के हमने सोचा तीसरे ट्रेन लेके जाऊंगा। तब तक में राजू यादव की वहां हत्या हो गई। मेरे मित्र थे, सगे भाई थे, वो मेरे लिए परेशानी का कारण बन गया। ठीक है, मारना अब ब्रजेश सिंह से पूछिएगा। मतलब हत्या पप्पू यादव की होनी थी? ब्रजेश सिंह से पूछिएगा। अच्छा, है तो जिंदा। ब्रजेश सिंह से पूछिएगा किसको मरना था जी। अन्य लोगों से पूछिएगा। सर एक बार नहीं, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं कि मैं तब तक शरद यादव जी का चुनाव हारना उत्तर प्रदेश से जी। देखिए 3 स्टेट से लोकसभा आज तक के कोई बड़े नेता नहीं जाके चुनाव लड़े हैं। शरद यादव जी जब आए मधेपुरा, पार्टी ने चाहा जी, सभी लोगों ने चाहा कि शरद यादव चुनाव हार जाए, चुनाव लड़े पहले। तो शरद यादव की जब बात आई तो अब पार्टी ने निर्णय ले लिया। तो उस वक्त लालू यादव जी तो 90 में एमएलए बने ही थे। 91 का सवाल था। 1 साल में मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव जी। शरद यादव जी ने मदद भी की थी। मदद नहीं सर, शरद जी ने ही बनवाया। शरद जी और मुलायम सिंह नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। नहीं जी क्या, चलिए सर जी। शरद यादव जी एक मुख्यमंत्री बनाया गया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जी।
शरद जी ने एक केंद्रीय मिनिस्टर बनवाया है क्या? शरद जी के दस्तखत से ना एमपी बनते थे। मैं उस पर लास्ट में आऊंगा, लेकिन पहला मैं आपसे 91 की बात हो रही थी। 91 की बात मैं कर रहा था कि हम कहाँ थे, धनबाद में जी। आबू देवी का बाय इलेक्शन में हमको कहा दिया गया आप वहां चले, झरिया चाहिए, झरिया जी। और हम झरिया चले गए। चार्टर प्लेन से हम झरिया चले गए, तब यहाँ चार्टर प्लेन हुआ करता था हिंगर में। झरिया जाने के बाद आपको आश्चर्य होगा, वहां कितना बम गोली हम पर चला झरिया में। अरे बाप रे बाप, पूछते क्यों नहीं है? अच्छा। बोला पप्पू यादव को वहां सभी लोग हैं, आबू देवी जिंदा है। अच्छा। बोला लौट के जाने देना ही नहीं है। हमने कहा कि अब झरिया तो जीत के ही जाएंगे, चाहे पप्पू यादव मरे चाहे हरे उराद हो। सर जिस सर्किट हाउस में हम थे ना, रात भर, कभी रात में अब आ गया, अब फायरिंग हो गई, फायरिंग शुरू है, एकदम मैं अस्थिर था। सर जब शरद यादव जी यहाँ आए तो हमें आश्चर्य हुआ कि शरद यादव जी आए और चुनाव इस तरीके से, हमको, मैं समझ नहीं पाया। हमको लगा कि नॉमिनेशन में जाना चाहिए जी। इस प्रदेश के सबसे बड़े लीडर ने मना तक किया दिया, पप्पू मत जाओ। मैं आपको क्या बोलूं जी। और जब हम गए, शरद यादव जी का चुनाव, मुझे याद है मुख्यमंत्री जी लालू यादव जी 1 या 2 दिन आए थे, सभा किए यादव स्कूल में, फिर सहरसा चले गए, लौट के चले गए। तब सहरसा मधेपुरा में एक ही होता था जी। नहीं तब नहीं था। अच्छा तब नहीं था, अब तभी अकेले थे। सर मुझे लगा कि एक देश की एक सबसे प्रखर आवाज जो सदन में बोलता है तो दुनिया सुनती है, और अंतिम व्यक्ति की आवाज एकदम सादगी, मूल्यों पर जीने वाला, हवाला में आते ही पद सब कुछ छोड़ दिया, जब तक कोर्ट से न्याय नहीं मिली तब तक वो, अब कहां मूल्य और नैतिकता। मूल्य और नैतिकता तो शरद जी, अडवाणी जी, अटल जी ऐसे लोगों में हुआ करता था, जॉर्ज। अब कहां से मूल्य और नैतिकता की बात करेंगे? मूल्य और नैतिकता जॉर्ज फर्नांडिस तो हुआ क्या 91 में? अब उसके बाद जो भी मधेपुरा में जो रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो आप लोगों ने मधेपुरा गोप का कर दिया? नहीं। हाँ। जो चर्चाएं हुआ करती थी, अब आप सोचिए ना, जहानाबाद गोरी चले धराम धराम, वीर मोहबिया कराम कराम, जहानाबाद मेरा मसले उस सब दिन वो अलग थोड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि वो गोप का मधेपुरा है, सहरसा, इस तरह की बातें नहीं। मधेपुरा का मतलब है कंप्लीट रूप से समाज का अत्यंत पिछड़ा ओबीसी। तो शरद जी जीते कैसे जब ये हो रहा था? जब ओबीसी की लड़ाई, फिर कहा जाता है सारा बूथ आपने लूट लिया था। कहाई का बूथ कोई लूटता है सर? वो जमाना था बूथ लूटने का। सर मुझको तो समझ में नहीं आता। टीएन सेशन था ना हमारे जमाने में, पप्पू यादव बनाम आनंद मोहन की लड़ाई में तो यही होता था। पप्पू यादव और आनंद मोहन जी कब चुनाव वहां से लड़े सर? आनंद मोहन जी तो एक बार महसी से लड़े सर, उसके बाद तो कभी चुनाव लड़ने उधर गए नहीं। बाय इलेक्शन वो लड़े जी। अब बाय इलेक्शन जो होता है एकदम बेमनस्ता, गाली गलो, छाती तोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, सीना तोड़ देंगे। तो आज तो ठीक है, आज तो पप्पू यादव और आनंद मोहन में संबंध बहुत अच्छे संबंध है। पप्पू यादव आनंद मोहन में तब भी खराब संबंध नहीं थे। हाँ, व्यक्तिगत संबंध। सर मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने पहले कहा कि मूल्यों और विचारों की राजनीति खत्म हो चुकी थी 90 के दशक के बाद, 91-92 के बाद। ये सब बात आप 84-85 की बात करिए। ताकत कब देखिए आप इसको, आप ऐसे समझिए सर, 80 दशक के बाद, 85 के बाद कांग्रेस के रीजन से ही ताकत का, बाहुबल का, इस सब चीजों की राजनीति शुरू हो गई थी। सर काली पांडे को भूल जाएंगे आप? नहीं बोल सकते, को भूल जाएंगे। वीर मोबिया को भूल जाएंगे? नहीं बोल सकते। वीर बहादुर सिंह को नहीं भूल सकते। वीर बहादुर सिंह को भूल जाएंगे? विनोद सिंह पलामू भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। सूरजदेव भाई को भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। कामदेव सिंह को भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते। विजेंद्र गोप को भूल जाएंगे? चलिए, तो 91 की लड़ाई को जीत लिया आपने। इसको ऐसे ही मैंने आपको कहा कि 91 में इतनी तनाव हो गया था, इतना टेंशन हो गया था। लालू यादव जी तो मधेपुरा छोड़ के सहरसा चले गए। सर
आनंद मोहन जी ने जिस तरीके से शरद यादव जी को कमजोर करने में, और शरद यादव जी चुनाव यदि जीते ना, मैं आपको सच बता दूं, तो सिर्फ देश में जो एक आवाज थी पिछड़ों की, अत्यंत पिछड़ों की, मधेपुरा ने में शरद को यादवों ने नहीं जिताया। मधेपुरा में हमेशा शरद यादव को ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों ने जीता। अत्यंत पिछड़ों ने जीता, यादवों ने नहीं जिताया। गलत बहमी में नहीं रहेगा। दूसरी चीज, फर्स्ट बार जो मधेपुरा में शरद यादव चुनाव जीते, अब ये मत कहिए पप्पू यादव। चलिए पप्पू यादव जैसे लोग हम थे, हम मंडल रथ में उनके साथी थे, हम चुनाव में उनके साथ 24 घंटे उनके साथ मैं तस्वीरें देखता हूँ आपकी, मैं गाड़ी, वो अलग चीज है गाड़ी चलाना। आनंद मोहन जी का एग्रेशन ना शरद यादव जी को और आसान कर दिया। चलिए, आनंद मोहन जी का एग्रेशन आसान कर दिया। फिर मुझे लगता है, दिखता है, जो मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता भी हूँ, आप गए जेल, तब भी शरद जी आपके पास जाया करते थे, जेल में मिले? हाँ, मिले थे जी। मैं आपको बता दूं, हाँ, जब इन्होंने हम पर सीसीए लगा दिया था, हाँ, एनएसए लालू यादव जी, तो मेरे पिताजी को लेके गए थे कि गलत है। मधेपुरा चुनाव के बाद लालू यादव ने हम पर सीसीए लगा दिया। जब हाईकोर्ट ने बेल दे दी हमको, सीसीए खत्म कर दिया मधेपुरा, तो लालू यादव शाम तक में डीएमएसपी को हेलीकॉप्टर से मंगा करके पूर्णिया से सीसीए लगा दिया। सर एक बार में 2-2 बार सीसीए आज तक किसी को नहीं लगी है सर। पप्पू यादव पर लगा, लेकिन पप्पू यादव पर लगा सर, सिर्फ शरद यादव के कारण। ठीक है, शरद यादव जी का जीतना मेरे लिए काल हो गया सर। ठीक है, शरद यादव को जीतना काल हो गया, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि 2014 में आप शरद यादव के खिलाफ भी लड़े और शरद यादव को हराया भी। सर हम शरद जी से कभी नहीं हारे। हाँ। चुनाव शरद जी तो लालू यादव को भी हराया जी। सर सवाल शरद जी का नहीं था, सवाल मधेपुरा के बेटे का, सहरसा कोसी के बेटे का था जी। शरद यादव जी नहीं हारे थे। लोगों को था कि जैसे पंजाब में ना चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं देता है सर जी, चुनाव हराने के लिए वोट देता है। इसको आप लिख लीजिए। अच्छा सर, अभी भगवत मान के क्षेत्र में चुनाव हराने के लिए भगवत मान को वोट दिया। सर इस बार आम आदमी पार्टी को हराने के लिए वोट देगा, आप लिख लेना सर। पंजाब कभी जिताने के लिए वोट नहीं दिया है सर। ये प्रयोग की बात आज मैं आपको बता रहा हूं। आप इस पर, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट, आप ये मानते हैं कि 2014 में लोगों ने पप्पू यादव को जिताने के लिए वोट दिया और शरद यादव को हराने के लिए वोट दिया? 2014 में पप्पू यादव को कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी में जो उन्होंने हमको 90 में 91 में देखा था, जिस पप्पू यादव को हाफ पैंट में लोगों ने सिंहेश्वर से एमएलए बनाया था, जिस पप्पू यादव को मधेपुरा में बैरियर तोड़ते हुए जेल में हम थे, जज साहब ने रैली की थी तो हमारे लिए मधेपुरा पागल हो गया था और हम जेल में थे, सीसीए लगाए थे लालू यादव जी, तो पूर्णिया में मधेपुरा के लोगों ने, पूर्णिया के लोगों ने गोली खाया, गोली चली। आपके बारे में कहानियां तो इतनी है कि आप दरोगा जी का मुंह ही उखाड़ लेते। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता जी, आप उसको बुला लो। हाँ। हम तो जानते भी नहीं थे भी नहीं सर। सर आनंद मूर्ति जी, भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, हमारी लड़ाई एसपी कलेक्टर से हुआ करती थी सर, नीचे नहीं सर। राजेश रंजन सेठ, एक सेठ, हमारी लड़ाई बर्मा डीएम, हमारी लड़ाई शर्मा जी। 2014 से आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, लेकिन 2019 में तो गुरु से दोनों हार गए। सर मैं एक वही बात कह रहा हूं। हाँ। ना वो मेरा गुरु ना मैं शिष्य, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जाना जी। उनके आचरण से मैं बहुत सानिध्य में किसके रहा, इसको आप समझिए। सर मेरा गुरु सिर्फ सुभाष चंद्र बोस है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और मेरी जो लाइकिंग है वो इंदिरा गांधी है। अच्छा। अब मेरा कैरेक्टर जो है पूरा आनंद मूर्ति और कबीर है। और राजनीतिक जीवन में मैं बहुत नजदीक किसी के हुआ जी, तो मुलायम सिंह और लालू यादव के, इसको आप समझिए। शरद जी से सीखे बहुत जी। सर लालू यादव जी को तो विपक्ष का नेता एक ही वोट से तो बना था सर जी, जिस पर शिवचंद्र झा हत्याकांड का। लेकिन आपने देखा इतने बड़े शरद यादव जी, लेकिन अंतिम दिनों में क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ? सर देखिए मैं एक बात बोलूं, मतलब परिस्थितियां इस कदर खराब हुई कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना पड़ा, बच्चों को। सर मैं एक बात बोलूं, बंगला खाली हो गया। मैं एक बात बोलूं जी,
जो शरद यादव गोल्ड मेडलिस्ट थे, शरद यादव जिस कुर्सी पर बैठते थे वो पहचान होती थी। शरद यादव के स्पीच के लिए लोग MP बाहर से उठ के आते थे कि अब शरद यादव बोलेंगे, हमें सुनना है। PM सदन में रहते थे कि शरद यादव बोलेंगे। चंद्रशेखर जी, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, मैं आपको कह रहा हूं सर, ऐसे ऐसे विरले स्पीकर हुआ करते थे जब PM सदन में होता था। ये आप इसको समझ लीजिए। लालू यादव जी के स्पीच को सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए लोग जरूर बैठते थे, लेकिन यदि गंभीरता की बात सदन और सदन के बाहर, तो उसमें एक शरद यादव भी है। इसको आप समझिए। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, लोहिया और JP के सानिध्य, राजनारायण, और उसके बाद जॉर्ज और शरद, और फिर मुलायम सिंह, तीनों। चलिए आप इसको समझिए। आखिरी बात मैं एक बात आपको लास्ट कह रहा हूं सर, एक व्यक्ति ने जितना 2 मुख्यमंत्री क्या नहीं बनाया है। 12 साल जदयू के वो अध्यक्ष रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। लालू यादव जी से वैचारिक अलगाव हो गई, पार्टी टूट गई, देवेगौड़ा को बनाया। देवेगौड़ा के 4 बार वो मिनिस्टर रहे, BP सिंह के साथ मिनिस्टर रहे। रामविलास जी और शरद यादव जी नहीं होते तो मंडल कमीशन, मैं दिल की बात कह रहा हूं, सच्चाई है। मुलायम सिंह, लालू यादव तो CM थे ना। बिल्कुल। BP सिंह को सबसे बड़ी ताकत कैबिनेट में किसी से मिली तो शरद यादव और रामविलास पासवान। बहुत बेबाक मैं आपको आज कह रहा हूं। मंडल मसीहा वहीं से जाने गए दोनों। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, उस जीवन से लेके आज तक जॉर्ज का क्या हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस चंदा कर करके लाते थे, और बिहार को बनाने में, बिहार यदि आज आप बड़े बड़े फैक्ट्री देखोगे ना, तो जॉर्ज की भूमिका देखो, तो जॉर्ज कहां अलग थलग हो गए उसको आप देख लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी मास लीडर बने, शरद यादव जी एक बड़ा इंटेलेक्चुअल लीडर बना। मास लीडर नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश जब वो छोड़ दिए अपना घर, बिल्कुल, और देश के विभिन्न जगहों पर जाकर वो लड़े, ये बात सही है। वो देश के सबसे बड़े लीडर बने, विचारक बने, सही बात है, नैतिकवान बने, लेकिन मास लीडर चलिए देखिए नहीं बन पाए। नतीजा क्या हुआ कि शरद यादव जी, जिनको शतरंज के चाल से, दिमाग से, शरद यादव जी चाणक्य थे। शरद यादव जी चिंतक भी थे तो चाणक्य भी थे, और बहुत ज्यादा सरकार बनाने में उनकी भूमिका होती थी। और अंतिम में घर भी चला गया, अंतिम में राज्यसभा भी चली गई। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के यहाँ जाना पड़ा, पटना आना पड़ा, अपने बेटे के लिए। कोई भी करता, पार्टी का विलय करना पड़ा, इतने बड़े स्टॉलवर्ड आदमी। ठीक है, चलिए। और तो और सर, शरद जी अब हम लोग के बीच नहीं है। शरद यादव जी को नहीं तो माना, लालू यादव जी भाई कहते थे सर, बाद में लालू यादव जी ने स्वीकार किया। मैं तो इतना कहूंगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार, ये 2 व्यक्ति यदि कभी भी किताब लिखे जाएंगे तो शरद यादव जी अगले पंक्ति में होगी। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस तरीके से शरद यादव जी अंतिम समय में, अभी आरक्षण के सवाल पर एक पत्र लिखे थे शरद यादव लास्ट में, उत्तर प्रदेश को लेकर, हमेशा उनकी कलम चलती रही, कलम कभी नहीं रुकी, कलम कभी बंद नहीं। और उसके बावजूद उसको दूध के मक्खी की तरह निकाल देना, अपनों से ही दूर, अपनों ने ही उसको दूर कर देना। और अंतिम समय जब मौत हुई तो मैं एक आग्रह आपके चैनल से करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके, इसी आग्रह के साथ खत्म भी करते हैं, हाथ जोड़ करके, सर यदि इस देश में जॉर्ज, लोहिया, JP, कर्पूरी ठाकुर के बाद कर्पूरी जी, इस देश में भले लोग समझते हो कर्पूरी जी से बड़ा इस कंट्री में बहुत बड़े लीडर नहीं हो सकते। मैं एक बात आज, अब चौधरी चरण सिंह और देवीलाल भी कर्पूरी के था, अभी हम लोग शरद यादव पर, अब मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि उसके बाद जॉर्ज, मुलायम सिंह, रामविलास जी, शरद जी, 4 वो ताकत इस देश के सबसे
संवैधानिक संकट और लोकतांत्रिक संकट के समय, जब पूरा देश नफरत और आर्थिक रूप से खत्म हो चुका हो, शरद यादव जैसे विचारकों का जाना, और जाने के बाद खास तौर पर अपनों से भी दूर जाना। चलिए सर, नीतीश कुमार जी को, अंतिम बात शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमें ट्वीट करना पड़ा। आप 2 बजे नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया, आप अरुण जेटली जी को 2 दिन का शौक दिए, मुलायम सिंह जी को आप, तेजस्वी जी ने कहा मैंने भी आग्रह किया तो 1 दिवसीय दिन। शरद यादव जी जिनका पूरा बिहार के लड़ाई में, बिहार के बनाने में जिनकी भूमिका हो, उनको शौक के साथ एक आदमकद प्रतिमा, और साथ साथ नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से आज मुझे अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको लेने आए एयरपोर्ट पे। नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से अंतिम समय में शरद जी के साथ, उस परिवार के साथ रहने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आपने देखा शरद यादव जी के साथ क्या संबंध रहा पप्पू यादव जी का। इन्होंने अपनी यादों को साझा किया और यह कहा कि शरद यादव जी की यादों को जिंदा रखने के लिए नीतीश कुमार जी को चाहिए कि एक आदमकद प्रतिमा की स्थापना पटना में कराएं। तो इसी के साथ इस साक्षात्कार को हम खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।